आदित्य, एक चीज जो हमने देखी कि बीजेपी के एनडीए के तमाम बड़े चेहरे जिनकी तरफ से संविधान को लेकर के कहा गया, इमरजेंसी का मुद्दा और एक ऐसा विषय है जो कि कांग्रेस का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम उद्योगपतियों को लेकर के विषय गिनाए गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे की तरफ से इमरजेंसी की याद दिलाई गई। देखिए, दो बातें हैं। कांग्रेस चाहती है, खास तौर पे कांग्रेस, पूरा विपक्ष नहीं, पूरा विपक्ष केवल अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस ही इकलौती है जो अडानी को अटैक करना चाहती है, क्योंकि वो एक मुद्दा चाहती है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल, मैं आपके मूल सवाल पर लाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ आए। अरविंद केजरीवाल सडनली सरकार में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि वो एक आम आदमी है और लोगों को वो बात कनेक्ट करती है कि हमारा जैसा कोई आदमी सरकार चलाए, हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी परेशानियों को समझे। तो ये जो एक इशू है कि तुरंत अपने जैसे व्यक्ति को पावर सौंप देना, ये जनता की आदत है, आम व्यक्ति को, निर्मल व्यक्ति को, डाउन टू अर्थ लोगों को। अब राहुल गांधी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में जो नैरेटिव शुरू किया था 14 के चुनाव से पहले, बतौर चाहे मुख्यमंत्री गुजरात समझ लें या फिर एक चुनाव प्रचार के लिहाज से, बार बार ये कहा था कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप लोगों की जेब से पैसे लेकर, गरीबों की जेब से, आम जनता की जेब से पैसे लेकर कांग्रेस ने स्विस बैंक में अपना पैसा जमा किया। और आप देखिए कि 2014 में कैसे मिट्टी की तरह, हाथ से रेत की तरह सरकार फिसल गई यूपीए से और आ गई भारतीय जनता पार्टी के पास। 9 साल में अगर कोई एक बेसिक मुद्दा रहा, वो भ्रष्टाचार रहा। बार बार जिक्र होता रहा भ्रष्टाचार का। अभी भी पुरानी, आज भी अगर बात हो तो भ्रष्टाचार का जिक्र होता है। तो ये तो है लोगों से कैसे कनेक्ट होना है, किस मुद्दे पर। ठीक वैसे ही कांग्रेस चाहती है कि वो ये बताए कि जब काले धन का जिक्र आया, काला धन नहीं आया, और अब जो भी पैसा है वो सब अडानी को जा रहा है। सारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनके पैसे अडानी को जा रहे हैं। और कांग्रेस कनेक्ट करना चाहती है जनता से कि हम बड़े उद्योगपति के पास पैसा जा रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं और हम आपके साथ हैं और आपकी जेब का पैसा आप ही को लौटाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई है। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतिहास याद दिलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस संविधान की आज हाथ में कॉपी लेकर जो नई जनरेशन है गांधीज की, वो बात करती है, उसी संविधान को जब हाईकोर्ट ने कहा था, भ्रष्टाचार का जिक्र किया था इंदिरा गांधी का और कहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती, तो कैसे इमरजेंसी लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, इनफैक्ट सॉरी। तो ऐसे में संविधान के साथ साथ कब कब उल्लंघन हुआ वो याद दिलाना चाहती है और जनता को बताना चाहती है कि अगर एक बार फिर इसी कांग्रेस के हाथों में सत्ता गई, एक बार फिर यही विपक्ष के हाथों में सत्ता गई, तो आप याद कीजिए आपके साथ क्या हुआ था और अब आपके साथ क्या हो सकता है। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा एक मानसिक गेम जिसे बोल सकते हैं, उस तरह की है कि लोगों के साथ किस तरीके से लोगों को समझाया जाए। अब ये तो जनता डिपेंड करता है, जनता किसकी बात पर विश्वास करती है, और अभी तक हमने चुनाव के नतीजों में उसको देखा कि जनता किस पर विश्वास ज्यादा करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का यही तरीका है कि जिस संविधान का आज हाथ में लेकर बात कर रहे हैं, वो केवल सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल सिर्फ एक मैसेजिंग है, लेकिन असर में इसी संविधान, ये संविधान आज से तो है नहीं, 75 साल हो गए अडॉप्ट किए हुए, और इसी संविधान के साथ यूपीए 1, यूपीए 2, इंदिरा गांधी, नेहरू जी ने क्या कुछ किया है, उन सारी बातों को फेरिस्त, चाहे फिर वो जैसे सरदारों का आज जिक्र आया, क्या इमरजेंसी का जिक्र हमेशा आता है, तो और ये पूरे 1 साल चलने वाला है। तो यही एक नैरेटिव काउंटर करने के लिए कांग्रेस वहां से काउंटर करती है अडानी को लेकर कि भाई भ्रष्टाचार को काउंटर करना है अडानी से, तो वहीं इस संविधान के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बड़े अपॉर्चुनिटी, और जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज को स्ट्रेटेजिक तरीके से देखती है और शायद उसके पास ये बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इमरजेंसी भले ही हमने प्रिया नहीं देखी है, लेकिन आज भी हमें उसके स्कार्स पता है, हमें आज भी पता है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था और किस तरह से डील हुई। तो जनता को पता है कि इमरजेंसी में क्या कुछ हुआ था, तो जाहिर तौर पे उसकी याद दिलाना लोगों को डराता है कि ये सरकार रहेगी। फिर जाहिर तौर पे इस चर्चा में हिंदुत्व का भी जिक्र आ गया, माइनॉरिटीज का भी जिक्र आ गया, तो आज इन सभी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। एक और चीज आदित्य मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि जब पीएम का संबोधन हो जाता तब ये सवाल ज्यादा मौजूद होता है, लेकिन एक प्रश्न ये है कि अभी 2 दिन की चर्चा में कुल सार आपको क्या समझ में आया? और आप जो चुनावों का जिक्र कर रहे थे, चाहे अगले साल हम शुरुआत में दिल्ली की बात कर ले या फिर बिहार की बात कर ले, क्या उसके लिए एक पिच यहाँ पर तैयार हो गया? और अगर ऐसा है तो विपक्ष के बड़े मुद्दे आपको क्या समझ में आए और सत्ता पक्ष के क्या? देखिए,
तीन चीजें आजकल के चुनाव में बड़े मुद्दे होते हैं। पहले दिल्ली कर लेते हैं, फिर बिहार। दोनों ही बहुत रेलेवेंट है। दिल्ली इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जाहिर तौर पे एक बीजेपी के लिए इरिटेंट की तरह है। और ये कांग्रेस का भी, अब भले ही वो इंडिया गठबंधन और तमाम चीजें, लेकिन अगर आज हम दिल्ली के नेताओं से बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड तो ये समझ आता है कि आज कांग्रेस के लिए दिल्ली में बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है। वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनका सारा वोट बैंक ले लिया। अगर आम आदमी पार्टी सरकार में फिर आती है तो जाहिर तौर पे अगले 20 सालों के लिए उनका कांग्रेस का एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी कांग्रेस 5-5 साल का, जैसा उनका मानना है, तो आम आदमी पार्टी। तो अब देखिए, तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने इस 70 सीटों को मुस्लिम और एससी वोटों में बांट दिया है। तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने जब सर्वे कराया है तो हर एक सीट पे दो चीजें चेक कराई हैं। पहला, कितने मुस्लिम मतदाता हैं और कितने एससी मतदाता हैं।